एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने पिछले वीडियो में आषाढ़ के एक दिन का पहला और द्वितीय अंक बताया था, उसकी चर्चा की थी। आज हम तृतीय अंक के बारे में बताएंगे। अंक 3 शुरू करने के पहले हम फिर से प्रथम और द्वितीय अंक के कुछ भागों पर प्रकाश डालेंगे, उसका सारांश बताएंगे। मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक ऐतिहासिक व पौराणिकता से भरपूर है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज जो आधुनिक काल तक जुड़ा हुआ है उस पे एक नवीनता दिखाने का प्रयास किया है। उनके इस नाटक में सामाजिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा की छटपटाहट दिखती है। नाटक के प्रथम अंक में मल्लिका और कालिदास की विशेष भूमिका है। मल्लिका और कालिदास आषाढ़ के एक दिन में तेज बारिश में भीगते हुए घर पहुंचते हैं और उसी समय उज्जैनी से उनकी साहित्य ऋतु संहार पर राजकवि बनाने का प्रस्ताव आता है। उज्जैनी से आचार्य वरुण जी उन्हें लेने आए हैं ये सम्मान देने के लिए, और कालिदास उस सम्मान को ठुकरा देता है, उसे स्वीकार नहीं करता है। पर मल्लिका त्याग की मूर्ति है, इससे मल्लिका के समझाने पर कालिदास पुनः उस सम्मान को लेने के लिए उज्जैनी चले जाते हैं। द्वितीय अंक में मल्लिका की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। कालिदास की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी है। अंबिका 2 वर्ष से बीमार है और कालिदास की अनेक रचनाएं हो चुकी हैं, अनेक रचनाएं लिखी जा चुकी हैं। और राजदुहिता प्रेम मंजरी मल्लिका से मिलने उसके गांव आती है। मल्लिका से मिलने जब उसके गांव आती है तो उसकी बुरी स्थिति को देख करके वह उसके घर के परिसंस्कार की बात करती है। अनुस्वार और अनुनासिक जैसे 2 अधिकारियों को से उसके विवाह का प्रस्ताव भी रखती है, लेकिन मल्लिका उसे अस्वीकार कर देती है। कालिदास घोड़े पे सवार होकर उसी गांव से होकर के हिमालय पर्वत शिखर की तरफ जाता है, जिसकी सूचना मल्लिका को निक्षेप और अन्य लोगों द्वारा मिलती है। और मल्लिका को ये पूरी आशा है कि कालिदास उससे मिलने आएगा, लेकिन कालिदास उससे मिलने नहीं आता है और वो अत्यंत निराश होकर के माँ के कंधों पर फूट फूट कर रोने लगती है। और द्वितीय अंक की समाप्ति यहाँ होती है। तृतीय अंक शुरू होता है। तृतीय अंक में कमरे का वही दृश्य है, मंच पर वही दृश्य दिखाई दे रहा है, पर घर की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। जर्जर व अस्त व्यस्त हालत में घर पड़ा हुआ है, टूटे फूटे बर्तन हैं और कमरे में कोई नहीं है। तभी मातुल भीगे वस्त्रों से बैसाखी के सहारे घर में प्रवेश करता है। वह मल्लिका को बताता है कि किस प्रकार राजमहल में उसने अपने पैर तुड़वा लिया और वहाँ के ऐशो आराम का जीवन उसे रास नहीं आया। और उसे ऐसा लगता था कि जब लोग उसकी वंदना करते थे, झुक झुक कर उसको नमस्कार करते थे, तो उसे लगता था जैसे वो मूर्ति की तरह है। जैसे मंदिरों में देवी देवता के साथ होता है, ऐसा ही उसके साथ होता था। और यह सब कुछ उसे स्वाभाविक नहीं लगता था। यहाँ अपने गांव आकर के वह सुख का अनुभव कर रहा है और वहीं पे एक दिन महल में वह गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया। मातुल चूल्हे की ओर देख करके मल्लिका से पूछता है कि उसने घर की क्या दशा कर रखी है। माँ के ना रहने से घर अव्यवस्थित हो गया है। प्रेम गुंजरी द्वारा दिए गए वस्त्र और मुद्राएं भी तुमने लौटा दी, घर का परिसंस्कार करने से भी मना कर दिया। मल्लिका कहती है उसे उन्हें की आवश्यकता नहीं थी।
वह मल्लिका को बताता है कि सम्राट का निधन हो गया है और कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं और सुना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। लोगों से पता चला कि वह उज्जैनी नहीं गया, उसने संन्यास ले लिया और वह काशी चला गया है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि यह सत्य है। मल्लिका इस बात पर विश्वास नहीं करती। मातुल बैसाखी पटकता वो वहां से चला जाता है। मल्लिका स्वयं से बातें करते हुए कालिदास को याद करती है कि उसके जीवन में नहीं रहने पर भी वह हमेशा उसके जीवन में बने रहे। उसने कभी भी उसे अपने से दूर नहीं रहने दिया। कितने वर्ष उसने कष्ट सहे और क्या क्या हुआ, लेकिन वह पालने की ओर देख कहती है कि मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। वह कहती है कि उसने सुना कि कालिदास उज्जैनी में अनेक स्त्रियों के साथ रहे, लेकिन उनके नाम के साथ एक भी विशेषण लग गया है। वह कालिदास से एक प्रश्न करती है कि क्या वह इसे रूप में पहचान सकता है। वह कहती है कि वह दारिद्र्य में जीती है ताकि कालिदास कुछ बन सके। वह पूछती है कि कथा संन्यास लेकर कालिदास उसे उसकी सत्ता की बोझ से वंचित कर देंगे। पुनः वही आषाढ़ का दिन है, मेघ गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। तभी छत बिछत अवस्था में कालिदास आकर मल्लिका का द्वार खटखटाता है। मल्लिका उसे जड़ सी देखती है। कालिदास कहते हैं कि उन्हें पहचानना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वह पहले जैसे नहीं रहे। आज वह स्वयं को नहीं पहचानते, वह भी नहीं पहचानी जा रही है, बदल गई है। मल्लिका को कालिदास का आना एक स्वप्न सा लगता है। कालिदास कहते वह यहाँ के यथार्थ को देखने आए हैं कि मल्लिका की क्या दशा है। कालिदास मल्लिका को बताते हैं कि बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। मुझे सत्ता और प्रभुता कभी भी रास नहीं आई। उन्हें यहाँ की एक एक वस्तु का स्मरण है। मल्लिका के आंखों में आज भी वह स्मृति अंकित है। तभी कोई द्वार खटखटाता है। कालिदास जब द्वार खोलने जाता है तो मल्लिका उसे मना कर देती है। वह कालिदास को आसन पर बैठने को कहती है। वह दीर्घ निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर पर मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर बैठती है। कालिदास मल्लिका कहते हैं कि उसने अपने और कालिदास के संबंध में क्या सोचा है। अंबिका कहती है कि उसने अभाव और वर्षना का जीवन जिया है और यहाँ प्रतिष्ठा व सम्मान पाकर कहीं उनके जीवन की दिशा ना बदल जाए। कश्मीर का शासन संभालने के पीछे शायद कहीं भाव छिपा था कि लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। उन्होंने सोचा कि वह अपने आप को बदलने का प्रयत्न करें। कश्मीर जाते समय कालिदास इसी रास्ते से होके गए। उस संबंध में वो कहना चाहते हैं कि उन्हें लगता था कि यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, ये ग्राम प्रांतर, घाटी व प्रकृति उससे मूक प्रश्न करेंगे, इसलिए वो यहाँ पे ठहरे नहीं और उदासीन होकर के यहाँ से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उन्हें मल्लिका का सामना करना पड़े, उनकी आंखें उन्हें विचलित करें, ऊपर से दूसरे लोग भी उस विषय में क्या कहेंगे। यही सोचकर यहाँ से चले गए। कल ऐसा अवश्य आएगा जब अपने मन को के द्वंद्व पर विश्वास दिला सकेंगे। कालिदास मल्लिका को बताते हैं कि उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथों की रचना की। जीवन के संचय के आधार पर लिखा इन ग्रंथों में जैसे कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम में मल्लिका ही उनकी उमा, यक्षिणी और शकुंतला है। उन्होंने मल्लिका के जीवन के इतिहास को इन्हीं रचनाओं में दोहराया है। रघुवंश में आज का विलाप उनकी वेदना की अभिव्यक्ति है। वह चाहते हैं कि मल्लिका इन्हें पढ़े। मल्लिका आसन पर रखे ग्रंथ को उठाकर लाती है, जिसे मल्लिका ने अपने हाथ से जोड़ करके बनाया था। उन पृष्ठों पर एक सिया था ताकि उन पृष्ठों पर एक महाकाव्य की रचना हो सके। कालिदास उन पन्नों को देखकर कहते हैं कि ये तो महाकाव्य की रचना हो चुकी है और अब कुछ नया नहीं लिखा जा सकता। मल्लिका की ओर मुड़ के कहते हैं कि अभी भी कुछ जीवन शेष है, फिर से जीवन आरंभ किया जा सकता है। तभी भीतर से बच्ची के रोने का स्वर सुनाई देता है और कालिदास हतप्रभ होकर उस ओर देखने लगता है। मल्लिका से
पूछने पर कि ये रोने की आवाज़ किसकी है, मल्लिका बताती है कि यही उसका वर्तमान है। तभी द्वार पर कीचड़ से लथपथ विलोम प्रवेश करता है और अनर्गल बोलने लगता है। सामने कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। उसे यह चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। वह कहता है कि परिचित आकृति होते भी वह उसे पहचान नहीं पाया। कालिदास से पूछता है कि क्या वह उसे पहचानता है। कालिदास कहते हैं, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही है। विलोम कालिदास के स्वर को पहचान जाता है। उसे भी कालिदास से मिलने की इच्छा थी। यह कहकर उसे गले लगाना चाहता है। मल्लिका से कहता है कि विलोम इस घर में मल्लिका से कहता है कि अब वह इस अयाचित अतिथि नहीं, वह अधिकार से यहाँ आता है। वह कालिदास का आतिथ्य नहीं कर सकता। वह मल्लिका से कहता है कि अब तक कालिदास के आतिथ्य की तैयारी नहीं की। फिर कालिदास की ओर मुड़कर कहता है कि उसने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा। उसकी आंखें हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। यह देखकर बताए कि लड़की की आकृति विलोम से मिलती है या। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर बैठती है और विलोम कालिदास के पास जाता है। कालिदास उसे जाने को कहते हैं। उत्तर में विलोम हंसते हुए कहता है, किस घर से या गांव से? सुना है कि शासन बहुत बली होता है। आज तुम्हें वर्षों से छोड़ी भूमि अपनी प्रतीत होने लगी। कालिदास झरोखे के पास जाकर अपने पुराने समय में खो जाता है और कहता है, आषाढ़ का यही दिन था। घाटी में मेघ घिरे हुए थे और वह आहस हरिण शावक को उठाकर लाए थे। मल्लिका ने इसका उपचार किया था और कालिदास फिर प्रकृति में खो जाते हैं। वह कहते हैं, वायु में वही नमी है, वातावरण में वैसे ही ध्वनियाँ हैं, वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, जिसमें आवेश आता है और आसन के पास से ग्रंथ उठा लेते हैं। कहते हैं ये कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब तक नहीं लिखा गया था। मल्लिका पूछती है कि क्या फिर अत से प्रारंभ करना चाहते हैं। कालिदास ने कहा कि यह अत से आरंभ करना चाहते हैं पर समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि तभी भीतर से बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर मल्लिका अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखते हुए कहते हैं, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। अर्थात समय के बारे में उन्होंने कहा कि वह प्रतीक्षा नहीं करता। और बाहर बिजली चमकती है, वर्षा होने लगती है। वह ग्रंथ को उठाकर देखते हैं और फिर वहीं रख देते हैं। भीतर की ओर नजर डालते हुए फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिलाकर चल देते हैं। कुछ दिनों बाद मल्लिका जब बक्श में लगाए हुए अपनी पुत्री को पहुंचती है तो ढूंढी कालिदास को ना देखकर झरोखे के पास जाती है और किवाड़ जब खोलती है तो वह बाहर को पैर बढ़ाती है, पर बच्ची को बाहों में देखकर वह रुक जाती है और टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है। बच्ची के साथ सट करके उसे चूमने लगती है। बिजली चमक रही है, बादलों की गर्जना सुनाई पड़ रही है और कालिदास मल्लिका की सच्चाई को जान करके, वर्तमान सच्चाई को जान करके उसे भाग्य के सहारे छोड़ करके वहाँ से चला जाता है और नाटक का इतिश्री हो जाता है। इस प्रकार तृतीय अंक में कालिदास पुनः आता तो है, लेकिन मल्लिका की वर्तमान स्थिति, मल्लिका की शादी उसमें विलोम के साथ बहुत ही बुरी परिस्थितियों में होती है और उसकी वर्तमान सच्चाई को जानकर उसके भाग्य के सहारे उसको छोड़ करके चला जाता है। इसके साथ ही कालिदास और मल्लिका के जीवन पर आधारित अनेकों प्रश्न उत्तर हैं जो आपके अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं। उन प्रश्नों का हम बारी बारी अध्ययन अपने अगले वीडियो